वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज़ के अंदर लास्ट हमने सेकंड यूनिट को पूरा कर लिया था। अब हम थर्ड यूनिट में एंटर हो रहे हैं जिसका टाइटल क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन को आपने पहले भी समराइज पढ़ा था, आपको याद हो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कहाँ पे काम में आता था, जब मैंने आपको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्पोरेट होते हैं, कॉर्पोरेट क्या करते हैं, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन और स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का काम करवाते हैं। तो फॉर्मुलेशन करते समय उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हमने शॉर्ट कोड लिया था AEIOU। ए का मतलब है एक्शन, ई का मतलब है एफिशिएंसी और आई का मतलब है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन और यू का मतलब है इंट्यूटिव। यहाँ पे आप देखें तो ए से एक्शन समझ आ रहा है, ई से एफिशिएंसी समझ आ रहा है, आई से इंटेलेक्चुअल समझ में आ रहा है, लेकिन ओ किसके लिए, ओ है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन में जो ओ आ रहा है उससे कोऑर्डिनेशन बना है। ऐसे इंट्यूटिव में जो यू आ रहा है उससे यू बना है। तो हम AEIOU को हम क्या बोलते हैं, वोवल बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अब ये जो स्वर होते हैं आपके AEIOU, इनको यदि हम स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के संबंध में यदि समझें तो ए फॉर एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है, जब फॉर्मुलेशन आप मुझे बताएंगे कि फॉर्मुलेशन पहले करते हैं एक्शन से या फिर बाद में करते हैं, तो इसका आंसर ये है कि हम स्ट्रेटजी पहले बनाएंगे फिर उस पर हम एक्शन लेंगे। तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन क्या होता है, आपका पोजिशनिंग फोर्सेस होता है बिफोर एक्शन होता है जो है ना। फिर हम बात करेंगे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की। यदि हम बात करें कि यदि हम फॉर्मुलेशन की बात करें और यदि हम उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन में हम ये देखते हैं कि इफेक्टिव फॉर्मुलेशन होना चाहिए। और जब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 100% हो, तो उसको हम बोलें एफिशिएंट होना चाहिए। तो ऐसे आपका जो फॉर्मुलेशन है वो किससे रिलेटेड रहता है, आपका इफेक्टिवनेस से रिलेटेड रहता है। और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन था वो किससे रिलेटेड रहता है, बोलो, वो एफिशिएंसी से रिलेटेड रहता है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है ए फॉर एक्शन, ठीक है ना, जो आपका फॉर्मुलेशन था वो बिफोर एक्शन था और जो आपका इम्प्लीमेंटेशन था आफ्टर एक्शन था। ई फॉर हमने इफेक्टिवनेस पढ़ा है। तो फॉर्मुलेशन के अंदर हम इफेक्टिवनेस को ध्यान रखते हैं, वहाँ हम परसेंटेज नहीं देखते कि कितना % फॉर्मुलेट हुआ है, हम इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि कितना % हमने अचीव किया है। तो वहाँ हम एफिशिएंसी देखते हैं। यदि हम किसी का परसेंटेज देख रहे हैं वर्क करने का तो वो एफिशिएंसी माना जाता है। फिर हम बात करेंगे फॉर्मुलेशन जो रहता है, फॉर्मुलेशन के अंदर हमें इंटेलिजेंसी चाहिए होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस बोलते हैं। जैसा कि आपको बताया कि जो टॉप मैनेजमेंट स्टाफ होता है, कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ होता है, वो बहुत एक्सपीरियंस होता है, उसको नॉलेज होती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। हम बात करें अब फॉर्मुलेशन के अंदर जो स्टाफ होता है वो कॉर्पोरेट स्टाफ होता है। जो इम्प्लीमेंटेशन की स्टाफ होता है वो जो बचता है, आपके 2 लेवल बचते हैं। पहला कॉर्पोरेट था, वो किस में चला गया, फॉर्मुलेशन में चला गया। इसके अलावा 2 कौन से बचे आपके, बिजनेस और फंक्शनल। तो यहाँ पे देखें तो फॉर्मुलेशन में खाली कॉर्पोरेट है और इम्प्लीमेंटेशन में बिजनेस और फंक्शनल है। तो कहाँ पे कम है, तो आप कहेंगे कि जो फॉर्मुलेशन है वहाँ पे कम है। तो फॉर्मुलेशन में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फ्यू के बीच में होता है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो मैनी के बीच में होता है। तो यहाँ पे फ्यू आ गया। फिर है अपना जब हम फॉर्मुलेशन करते हैं तो हमें एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है, इसको हम एनालिसिस कर सकें, एनालिसिस के बेस पे हम फॉर्मुलेशन कर सकें। तो एनालिसिस को हम इंट्यूटिव भी बोलते हैं। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो फॉर्मुलेशन के कीवर्ड हैं उनको हमने समझा। अब फॉर्मुलेशन करने से पहले हमें, आप देखें तो हमने लिखा हुआ है सिचुएशनल एनालिसिस की, हमको क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन एनालिसिस करना पड़ेगा। नेम से क्लियर होता है। सिचुएशन एनालिसिस ये है कि जिस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं एट प्रेजेंट वो सिचुएशन क्या है उसको हमें समझना है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रेस्पॉन्स करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने मीनिंग के अंदर, सिचुएशन एनालिसिस के अंदर, बिफोर एनी स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द करंट सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हम बोल रहे थे अभी कि किसी भी स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जो करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करना पड़ता है। सेकेंड देखिए, दिस शुड बी फॉर्म एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस प्लान। सिचुएशन एनालिसिस जो है बिजनेस प्लान का फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्लानिंग का टूल माना जाता है। फिर सिचुएशन एनालिसिस क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमें ये नहीं कि एक बार हमने सिचुएशन एनालिसिस कर लिया, हमें बार बार सिचुएशन एनालिसिस करते हुए चलना है। ये हमें आपको करंट से अपडेट रखता है, तो इट शुड बी केप्ट करंट अपडेट्स, ठीक है ना। जो आपका सिचुएशन एनालिसिस रहता है ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर यूज़ में आता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो सिचुएशन एनालिसिस के हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ेंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट कौन कौन से, जैसे आप देखें इंपॉर्टेंट फैक्टर और एस्पेक्ट टू बी कंसिडर इन सिचुएशनल एनालिसिस। तो इसमें देखना है सबसे पहला क्या है, पी क्या है, प्रोडक्ट। फिर क्या है, सी क्या है आपका
कॉम्पिटिटिव, फिर क्या है डी क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ई क्या है आपका एनवायरमेंटल और ओ क्या है अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे शॉर्ट में हमने PCDO लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ प्रियंका चोपड़ा का DO, ये शॉर्टकट है। यदि हमें सिचुएशन एनालिसिस को समझना है तो हमें सिचुएशन एनालिसिस के लिए प्रियंका चोपड़ा का DO शॉर्टकट यूज़ में लेना पड़ेगा। तो P का मतलब होता है प्रोडक्ट सिचुएशन, कि हमें देखना है कि हमारा जो करंट प्रोडक्ट है उसकी सिचुएशन क्या है, वो मेन प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट है, सपोर्टिंग प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा प्रोडक्ट के भी टाइप होते हैं आपके, तो यदि वो कोर प्रोडक्ट है तो हमें उसके सिचुएशन को हमें अच्छे से फोकस करना है। प्रोडक्ट की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर चीज़ क्या प्रोडक्ट्स के अंदर आती है। जैसे हम देखें तो हमारे लिए यदि हम ई लर्निंग कर रहे हैं तो हमारे लिए जो हम मोबाइल हैंडसेट वगैरह हैं ये सब यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या है प्रोडक्ट हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, हम जो प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं ये उस सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि किस समय किस प्रोडक्ट की मांग रही है, किसकी उसकी डिमांड होगी। वो प्रोडक्ट क्या करता है, अफेक्ट करता है, सिचुएशन को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखें तो हमने प्रोडक्ट को समझ लिया। तो प्रोडक्ट सिचुएशन क्या होता है, प्रोडक्ट सिचुएशन रेफर टू द analysis of detail about current product which should be divided into parts like core product, secondary या supporting product, है ना, इस तरीके से। फिर अपना क्या है सी क्या है कंपटीशन। आप समझिए कि जब हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में तो हमारा एक एनालिसिस आएगा माइकल पोर्टर 5 फोर्सेस एनालिसिस, जिसमें बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर था, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर था, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट थे, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट थे, राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स था। तो ये जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन की हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या उनकी पावर है, सप्लायर कौन है, हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कौन से हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट कौन से हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं। हम कॉम्पिटिटिव सिचुएशन अंदर क्या देखते हैं, एनालाइज करते हैं मेन कॉम्पिटिटर कौन से हैं, ठीक है, उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। फिर हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट की जो PC सिचुएशन हमने देख ली। फिर डी का मतलब है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम नेटवर्क जो यूज़ में ले रहे हैं वो कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा अच्छा होना चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतार सकें टाइम पे। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हम इंटरमीडिएटरीज भी लेते हैं, जैसे कि आप देखें तो जो अपना बिग बाज़ार है, जो अपना ईजी डे है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या इंटरमीडिएटरीज का काम करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट का जो है वो आपका इंटरमीडिएटरीज कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन क्या है। डी के बाद क्या था, PC का DO, ई था एनवायरनमेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट फैक्टर के अंदर जो भी चीज़ें बचेंगी, जैसे एनवायरनमेंट्स का PESTLEG, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, आपका एनवायरनमेंटल, वो सब चीज़ें एनवायरनमेंटल फैक्टर के अंदर आती हैं। फिर हम बात करेंगे PC का DO, डी हो गया, ई हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़। हम जब भी सिचुएशन देखते हैं तो हमारा उसका मकसद यही होता है कि उस सिचुएशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल हैं, उन अपॉर्चुनिटी के बेस में हम क्या करते हैं, अपनी थ्रेट्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे कि थोड़ी देर जब हम आगे चलेंगे तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ेंगे कि कैसे शॉर्ट एनालिसिस हमें हेल्प करता है, हम कैसे अपने उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं अपनी स्ट्रेंथ का वीकनेस से, है ना। SO मैट्रिक्स था आपका, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हम आगे डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जो अपॉर्चुनिटी इशू एनालिसिस है उस पर बेस्ड हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट या टॉस एनालिसिस पढ़ेंगे। शॉर्ट था आपका स्ट्रेंथ, W क्या था वीकनेस, O था अपॉर्चुनिटी, और थ्रेड्स क्या था आपका 4 था T। अब जो हम शॉर्ट को उल्टा कर रहे हैं, टाउस TOWS, तो वहाँ पे हम इनको क्या करते हैं, आपस में मैच करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये थोड़ा हिंट दिखा देता हूँ कि जैसे आप देखें तो आगे आने वाले चैप्टर में आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ क्या होता है, इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है जो स्टडी के एडवांटेज में हेल्प करती है हमें, ठीक है ना। वीकनेस क्या होती है, ये अपोजिट होती है, वो स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी है तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन होती है जो स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। फिर हम पढ़ेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है जो हमें हेल्प करती है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। और जो थ्रेट्स होता है वो क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है जो रिस्क और डैमेज को क्रिएट करती है। तो ये जो शॉर्ट एनालिसिस है इसके अंदर आपका स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, ये इंटरनल माना जाता है, और जो एक्सटर्नल है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को माना जाता है। ये आपकी शॉर्ट मैट्रिक्स होती है। आगे वाले लेक्चर के अंदर हम इन चीज़ों को, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट्स क्या है, इसको हम 1 बाय 1 समझेंगे। देन शॉर्ट का उल्टा हो जाएगा टाउस मैट्रिक्स, उसके अंदर हम
कंपैरिजन करेंगे जो स्ट्रेंथ वीकनेस को इंटरनल होता है, आपका अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स क्या होता है एक्सटर्नल होता है, तो उनका कंपैरिजन करेंगे स्ट्रेंथ का अपॉर्चुनिटी के साथ, स्ट्रेंथ का थ्रेट्स के साथ। तो ऐसे वीकनेस का अपॉर्चुनिटी के साथ, वीकनेस का थ्रेट्स के साथ। आने वाले लेक्चर में ये जो आपकी मैट्रिक्स हैं इनको हम डिटेल में समझेंगे और हम ये भी देखेंगे सोट क्या है, टाउस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और जो एक केस स्टडी भी हम लेंगे जिसमें आपको ये हेल्प करेगी इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करने में और समझने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है ये आपको समझ आ ही गया होगा कि जो अपना स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर AEIOU क्या है, सिचुएशन एनालिसिस क्या है, सिचुएशन एनालिसिस के जो फैक्टर थे, चाहे PC का DO, प्रोडक्ट था, C से कॉम्पिटिशन था, E से एनवायरनमेंट था, E से एनवायरनमेंट था, D से डिस्ट्रीब्यूशन था और O से अपॉर्चुनिटी था, इस तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।